नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, साथ ही कुछ दमदार स्टॉक्स और उसके पीछे की वजह पर भी फोकस करते हैं और शो के अंत में उन ट्रिगर्स के बारे में भी बताते हैं जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, एचडीएफसी लिमिटेड ने एजुकेशन लोन देने से के कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज का 90% हिस्सा दो विदेशी निवेशकों को 9,060 करोड़ रुपए में बेच दिया है। इन दो विदेशी निवेशकों में बेरिंग इक्विटी और क्रिस कैपिटल के नाम शामिल हैं। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 25वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में मेजॉरिटी यानी 50% से ज्यादा हिस्सा खरीदने की दौड़ में बीपीईए इक्विटी सबसे आगे है। डील के मुताबिक कंपनी का कुल वैल्यूएशन 10,350 करोड़ रुपए आंका गया है। हालांकि माना जा रहा था कि यह डील $1.5 अरब या फिर 12,000 करोड़ रुपए तक की रकम में हो सकती है और जून में यानी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर से पहले डील की घोषणा हो सकती है। एचडीएफसी लिमिटेड की क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में 100% हिस्सेदारी है, जिसे आरबीआई की शर्तों के मुताबिक 2 साल में घटाकर 10% करना था। दूसरी खबर, अदानी ग्रुप को लेकर मंगलवार को 2 अपडेट आए हैं। पहला यह कि अदानी ट्रांसमिशन को 8,500 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मिल गई है। बीएसई को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी के 98.64% शेयरधारकों ने पूंजी जुटाने के इस प्रस्ताव के हक में वोटिंग की है। ये रकम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी क्यूआईपी के जरिए शेयर जारी कर जुटाई जाएगी। कंपनी के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को 13 मई को मंजूरी दी थी। दूसरा अपडेट यह है कि $3.8 अरब के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग यानी रीफाइनेंसिंग के लिए ग्रुप की कम से कम 5 नए विदेशी बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 37वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि यह रकम ग्रुप की ओर से पिछले साल एसीसी और अंबुजा के अधिग्रहण के लिए उठाए गए लोन का ही हिस्सा है और यह रीफाइनेंसिंग प्रक्रिया 3 से 4 महीने में पूरी हो सकती है, जिसमें बार्कलेस, डॉयश बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड हिस्सा ले सकते हैं। अब इस ग्रुप की 2 ताइवान के और 1 मलेशिया के बैंक के साथ भी बातचीत चल रही है। इस ग्रुप की लोन रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़ी बातचीत जुलाई के मध्य तक पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तीसरी खबर, एविएशन सेक्टर मंगलवार को 3 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी से जुड़ी है। खबर यह है कि इंडिगो ने 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर है, जिसकी डिलीवरी 2030 से 2035 के बीच मिलेगी। इस मामले में कंपनी ने एयर इंडिया के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जिसने इसी साल 470 एयरबस और बोइंग विमानों का ऑर्डर दिया था। दूसरी खबर यह है कि आकाशा एयर एक छोटे फॉलोअप ऑर्डर के लिए बोइंग के साथ बातचीत कर रही है। अगर यह डील फाइनल हुई तो आकाशा करीब 10 विमानों का ऑर्डर दे सकती है। तीसरी खबर कर्ज संकट में फंसी एयरलाइन गोफर्स्ट से जुड़ी है। इस एयरलाइन को कर्ज देने वाले बैंक यानी क्रेडिटर्स की कमेटी बुधवार को इसकी समीक्षा करेगी कि कंपनी को कितने फंड्स की जरूरत है और वो कामकाज कब से शुरू कर पाएगी। ये कमेटी 21 जून को एयरलाइन के रिवाइवल प्लान पर विचार करेगी। इस बीच गोफर्स्ट ने ऑपरेशनल रीजंस के चलते अपनी उड़ानों को 24 जून तक रद्द कर दिया है। चौथी खबर, टाटा समूह की पावर जनरेशन कारोबार से जुड़ी कंपनी टाटा पावर की वित्त वर्ष 2024 में 12,000 करोड़ रुपए के केपेक्स यानी क्षमता विस्तार खर्च की योजना है। 19 जून को हुई 104वीं एजीएम में कंपनी के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने यह घोषणा की है। गौरतलब है कि इस वित्त वर्ष में होने वाला क्षमता विस्तार खर्च पिछले साल की तुलना में देखें तो 2 गुना ज्यादा है। इस रकम का खर्च आगे आने वाले 4 गीगावाट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस पर होगा, जो कि ओडिशा, दिल्ली और मुंबई में चल रहे हैं। इसके अलावा इनमें नए अवसरों पर होने वाला खर्च भी शामिल है। फिलहाल कंपनी की कुल पावर जनरेशन क्षमता बढ़कर 14.1 गीगावाट यानी 14,100 मेगावाट हो गई है, जिसमें से 3.9 गीगावाट की रिन्यूएबल क्षमता है। 2.7 गीगावाट के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पूरा होने पर कंपनी की रिन्यूएबल क्षमता बढ़कर 6.6 गीगावाट हो जाएगी, जो कि कंपनी की कुल क्षमता के करीब 50% हिस्से के बराबर हो जाएगी। पांचवी खबर, एसएल समूह के पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका की सेबी के अंतरिम ऑर्डर के खिलाफ की गई अपील पर सैट ने सुनवाई को 26 जून यानी अगले सोमवार तक टाल दिया है। इस मामले में 19 जून को हुई सुनवाई में सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के वकील ने सैट से कहा कि सेबी का ऑर्डर अनुचित है और रेगुलेटर ने बिना सुनवाई का मौका दिए ही फैसला सुना दिया। 12 जून की शाम को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक अंतरिम ऑर्डर पारित किया था, जिसमें सेबी ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर किसी भी लिस्टेड कंपनी में मुख्य पदों पर नियुक्ति की रोक लगा दी थी। इस ऑर्डर के मुताबिक जी एंटरटेनमेंट में मुख्य पदों पर रहते हुए निजी फायदों के लिए इन दोनों ने अपने पदों का गलत इस्तेमाल किया और पैसों की हेराफेरी की थी। जानकारों का मानना है कि सेबी के इस फैसले से जी सोनी के मर्जर में देरी हो सकती है।
गौरतलब है कि एनसीएलटी में जी सोनी के मर्जर पर सुनवाई भी 26 जून को ही होने वाली है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद आगे टल सकती है। 20 जून को जी एंटरटेनमेंट का शेयर 6% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। दिन के दौरान शेयर ने 170 रुपए 10 पैसे का लो छुआ, जो कि सितंबर 2021 के बाद सबसे निचला स्तर है। कंपनी के शेयरों में औसत के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा वॉल्यूम के साथ बिकवाली देखने को मिली। छठी खबर, देश के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने छटनी के एक और राउंड की शुरुआत कर दी है। इस राउंड में कंपनी के सभी विभागों से करीब 1000 कर्मचारियों पर असर होने की संभावना है। इस कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया का हवाला देते हुए ये छटनी की है और इस राउंड से कंपनी की अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और मुनाफे में आने की मंशा है। छटनी के मौजूदा राउंड के बाद कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों की संख्या बढ़कर लगभग 3500 हो गई है। गौरतलब है कि यह छटनी ऐसे समय में हुई है जब कंपनी 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन के मामले में कर्ज देने वाले संस्थानों के खिलाफ अमेरिका में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। छटनी के बाद कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या करीब 5000 के आसपास ही रहेगी, क्योंकि यह कंपनी नई भर्तियां भी कर रही है। सातवीं खबर, इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े अपने फैसले पर सैट की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 37वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि सैट ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के बीमा कारोबार को एसबीआई लाइफ को सौंपने के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल 2 जून को इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने सहारा इंडिया लाइफ का पूरा कारोबार एसबीआई लाइफ को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत सहारा समूह की फर्म की संपत्तियों और लगभग 2 लाख पॉलिसी की देनदारियों को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को ट्रांसफर किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी में इरडा के वकील ने कहा कि 2 जून के फैसले के पीछे वजह है सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के लगातार बिगड़ते वित्तीय हालात। यही नहीं, ये फैसला सहारा लाइफ के पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी लिया गया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब 3 जुलाई को सुनवाई होगी। आठवीं खबर, अनिल अंबानी समूह की एक और कंपनी रिलायंस इनोवेंचर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है। न्यूयॉर्क की फाइनेंसिंग कंपनी जेसी फ्लावर्स की शिकायत के चलते कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी गई है। जेसी फ्लावर ने अपनी अर्जी में एनसीएलटी में दावा किया है कि रिलायंस इनोवेंचर्स ने उसके कर्ज भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। दरअसल जेसी फ्लावर्स एआरसी ने दिसंबर 2022 में येस बैंक के 48,000 करोड़ रुपए के बैड लोन पोर्टफोलियो को खरीदा था और कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक इन लोन्स में बैंक की ओर से रिलायंस इनोवेंचर्स को 2015 और 2017 में दिए गए लोन भी शामिल हैं। जेसी फ्लावर्स को इस कंपनी के टर्म लोन और एनसीडीज ट्रांसफर हुए थे, जिनकी वैल्यू 1000 करोड़ रुपए की थी और जेसी फ्लावर्स एआरसी का दावा है कि रिलायंस इनोवेंचर्स ने इस कर्ज पर 100 करोड़ रुपए के ब्याज भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। दूसरी ओर रिलायंस इनोवेंचर्स ने जेसी फ्लावर को जवाब देते हुए कहा कि समूह की 4 कंपनियों रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस के कोलैटरल के तौर पर रखे गए शेयरों की वैल्यू 2598 करोड़ रुपए की थी। जेसी फ्लावर्स को लोन ट्रांसफर करने से पहले 2019 में येस बैंक ने इन चारों कंपनियों के शेयरों की बिक्री की थी और कंपनी की ओर से दी गई वैल्यू इस शेयर बिक्री से 12 महीने पहले की बताई गई है। रिलायंस इनोवेंचर्स के मुताबिक गिरवी रखे शेयरों की वैल्यू कर्ज के भुगतान के लिए पर्याप्त है और जेसी फ्लावर एआरसी के पास अर्जी दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है, पर एनसीएलटी ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। मार्केट्स में आज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, लो लेवल से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के शेयर में मंगलवार 20 जून को 19% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। इंटरडे में शेयर ने 57.5 रुपये का लो टच किया था और 20% के निचले सर्किट से केवल 1% दूर रह गया था और क्लोजिंग करीब 17.25% की गिरावट के साथ देखने को मिली। शेयर में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे वजह है सेबी की ओर से की गई सख्ती। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईएफएल सिक्योरिटीज पर नए ग्राहक जोड़ने के लिए 2 साल का बैन लगा दिया है। सोमवार शाम को आए सेबी के फैसले के मुताबिक ब्रोकरेज हाउस अगले 2 साल तक कोई नए ग्राहक नहीं बना सकता। इस कंपनी पर साल 2011 से 2013 के दौरान अपने कुछ ग्राहकों के फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। इस मामले की साल 2014 में जांच शुरू की गई थी, जिसमें सेबी ने इस कंपनी को दोषी पाया है। जांच के मुताबिक ब्रोकरेज हाउस ने कई बार सेबी के 1993 के सर्कुलर के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कंपनी ने क्लाइंट्स के अकाउंट और अपने अकाउंट को अलग नहीं रखा और दोनों फंड्स को मिलाकर अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर कंपनी ने ग्राहकों के पैसे का दुरुपयोग किया है। हालांकि कंपनी सेबी के फैसले को सैट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। जानकारों के मुताबिक सेबी के इस फैसले से आईएफएल सिक्योरिटीज के मौजूदा करीब 4.5 लाख ग्राहकों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका फंड सुरक्षित रहेगा और वो ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने भी ग्राहकों के फंड और सिक्योरिटीज का गलत इस्तेमाल किया था।
दूसरी खबर, बेरिंग्स और पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी टिमकेन इंडिया के शेयर में मंगलवार को शुरुआती कुछ मिनटों में 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, जो कि 28 महीने में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। शेयर ने इंटरडे में 3,134.15 का लो भी छुआ और करीब 6.25% की गिरावट लेकर बंद हुआ। हालांकि मंगलवार की गिरावट के बावजूद बीते एक साल में शेयर करीब 40% का पॉजिटिव रिटर्न दर्ज कर चुका है। मंगलवार की गिरावट के पीछे वजह है बड़ी ब्लॉक डील। एक्सचेंज में पर हुए सौदों के मुताबिक टिमकेन इंडिया के 84.5 लाख शेयरों का सौदा हुआ, जो कि कंपनी की 11% हिस्से के बराबर है। इस ब्लॉक डील की वैल्यू 2,629 करोड़ रुपए आंकी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेरेंट कंपनी टिमकेन सिंगापुर की 63 लाख शेयरों या 8.4% हिस्सा बेचने की योजना थी। इस हिस्सा बिक्री का फ्लोर प्राइस 3,000 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि सोमवार की क्लोजिंग से करीब 14% के डिस्काउंट पर है, जिस वजह से शेयर ने इतना बड़ा गोता लगाया। आपको बता दें कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक मार्च 2023 तक टिमकेन सिंगापुर के पास कंपनी की 67.8% हिस्सेदारी थी। तीसरी खबर, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड यानी टीटीएमएल के शेयर में मंगलवार को 5% तक की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट पिछले 3 दिन से यानी बीते शुक्रवार से जारी है। 3 दिन में शेयर करीब 8.5% हल्का हो चुका है और मंगलवार को भी करीब 2.25% की गिरावट लेकर बंद हुआ। और ये गिरावट का सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं रुक जाता। सितंबर 2022 में शेयर ने 149 रुपये का 52 वीक हाई छुआ था और वहां से शेयर में करीब 50% की गिरावट हो चुकी है। और इस साल यानी 2023 में भी शेयर करीब 21% का गोता लगा चुका है। मार्च के आखिरी हफ्ते में शेयर ने 49.65 रुपये का 52 वीक लो बनाया था और वहां से लेकर 12 जून तक शेयर में करीब 65% का उछाल देखने को मिला। इस उछाल के बाद 13 जून को बीएसई ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा था, जिस पर कंपनी ने जवाब दिया था कि हमने किसी भी घटना या सूचना आदि के बारे में एक्सचेंज को तुरंत सूचित किया है और किसी भी तरह की नई घटना या जानकारी होने पर साझा किया जाएगा, पर फिलहाल कहने को कुछ और नहीं है। 16 जून से बीएसई ने शेयर को एएसएम फ्रेमवर्क यानी अतिरिक्त निगरानी में डाल दिया था, जिसके बाद से शेयर 3 दिन से लगातार गिर रहा है। आमतौर पर किसी शेयर में बड़ा उतार चढ़ाव होने पर एक्सचेंज इस तरह का फैसला लेते हैं। चौथी खबर, एचडीएफसी एएमसी के शेयर में मंगलवार को करीब 12.5% का बड़ा उछाल देखने को मिला। शेयर ने इंटरडे में 2,127.70 की ऊंचाई को छुआ और क्लोजिंग भी करीब 11.5% की मजबूती के साथ हुई। 23 जनवरी 2023 के बाद शेयर पहली बार 2,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, यानी कि 5 महीने के ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली और इसकी वजह है एक बड़ा हैंगओवर खत्म होना। दरअसल यूके की एबरदीन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और कंपनी के एक प्रमोटर ने मंगलवार को ब्लॉक डील के जरिए 2.18 करोड़ शेयर बेच दिए हैं, जो कि कंपनी के कुल 10.2% हिस्से के बराबर हैं। इस सौदे की वैल्यू कम से कम 3,920 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एबरदीन की 1800 से लेकर 1892 रुपये 45 पैसे प्रति शेयर के भाव पर 2.2 करोड़ शेयर बेचने की योजना थी। एबरदीन की ओर से की गई यह हिस्सा बिक्री कंपनी से एग्जिट होने का यानी पूरी तरह बाहर होने की योजना का हिस्सा है। इससे पहले अगस्त 2022 में एबरदीन इन्वेस्टमेंट ने एचडीएफसी एएमसी में खुले बाजार के जरिए करीब 2,300 करोड़ रुपए में अपना 5.58% हिस्सा बेच दिया था, जिसके बारे में हमने आपको कंपनी नामा के 35वें एपिसोड में जानकारी दी थी। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले कि हम शो को खत्म करें, चलते चलते आपको बताते हैं कि बुधवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले अगर 20 जून की बात करें तो यूएस के मई महीने के हाउसिंग डेटा आए हैं, उसका क्या इंपैक्ट यूएस के मार्केट्स पर होगा और ग्लोबल मार्केट्स पर भी देखना होगा। साथ ही आईपीओ मार्केट की बात करें तो एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज के आईपीओ का दूसरा दिन है। पहले दिन की बात करें तो 5 बजे तक अगर देखें तो एनएसई और बीएसई के आंकड़े बताते हैं कि आईपीओ 32% भर चुका था। आपको बता दें कि इसका जो प्राइस बैंड है वो 555 रुपये से लेकर 585 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। 21 जून की बात करें तो पीएम मोदी की 4 दिवसीय यूएस की जो यात्रा है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। 21 से 24 जून तक यूएस के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। वहां पे क्या फैसले आते हैं, खासतौर पे जो डिफेंस डील होने वाली है क्या उसको लेकर हस्ताक्षर होते हैं, इस पर बाजार की खासतौर पे नजर रहेगी। 2 स्टॉक्स पर खासतौर पे नजर रखिए, एक है ऑब्रॉय रियल्टी और दूसरा है पॉलीकैब इंडिया। ऑब्रॉय रियल्टी के 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की एक्स डेट है और साथ ही साथ पॉलीकैब इंडिया ने 20 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था, उसकी एक्स डेट भी 21 जून को भी है। इंडिया मार्ट की बात करें तो इसने 1:1 के बोनस इशू की घोषणा की थी। इसकी एक्स और रिकॉर्ड डेट 21 जून को ही है। तो शेयर में एक बड़ा एडजस्टमेंट, एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है एडजस्टमेंट के चलते। तो आपको हैरान नहीं होना या तो फिर घबराना नहीं है, क्योंकि 1:1 का जो बोनस था उसका एडजस्टमेंट शेयर में कल देखने को मिलेगा। साथ ही फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल अमेरिकी संसद में बयान देंगे। 2 दिन तक उनका बयान चलेगा, जो कि 21 से लेकर 22 जून तक चलेगा।
क्या आता है उसमें ब्याज दरों को लेकर, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा यूके के मई पीपीआई और साथ ही साथ सीपीआई महंगाई के आंकड़े भी जारी होंगे, तो उसका यूके के मार्केट पर क्या असर होगा, क्योंकि यूके का पाउंड अगर आप देखें तो डॉलर के मुकाबले करीब 14 महीने की ऊंचाई पर है। तो उस लिहाज से देखा जाए ग्लोबल मार्केट्स इन डेटा पॉइंट्स का काफी कीनली वॉच करेंगे। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ दमदार एक्शन वाले शेयरों की भी पूरी सूची पता चल गई होगी। तो बुधवार 21 जून को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।